कहानी की शुरुआत होती है साल 1940 में, जब आर्मी ऑफिसर जॉन को पकड़ लिया गया और उसे एक कागज पर साइन करने को कहने लगे, जिसमें लिखा हुआ था कि वह एक जासूस है। और क्योंकि यह बात झूठ थी, इसलिए जॉन ने साइन करने से मना कर दिया। तभी वह लोग जॉन की बीवी को भी ले आए, जिसे सिपाहियों ने इतना टॉर्चर किया था कि वह भी अब जॉन के जासूस होने वाली बात को कबूल कर रही थी। इसके बाद कई हवा की कमी की वजह से जॉन गिर पड़ा और उसे ऐसे लगना कि वह अपने घर पहुंच गया हो। वह अपने भ्रम में अपने घर की तरफ बढ़ने लगा कि तभी यह गार्ड उसे गोली मारने को पूरी तैयार था। लेकिन अच्छी किस्मत से स्मिथ ने उसे समय पर वापस खींच लिया। उसका शुक्रिया अदा करते हुए जॉन ने उसे अपने भागने के प्लान के बारे में बताया, लेकिन स्मिथ ने कहा कि रॉय तो पागल बना रहा है, जो भी नया कैदी आता है उसके साथ वह ऐसा ही करता है। फिर भी जॉन भागने की जिद पर अड़ा रहा और स्मिथ उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। उस रात जॉन रॉय को बिस्तर से खींचकर बाहर तो ले आया ताकि उसे दिखा सके कि आंधी इतनी तेज है कि उनके पैरों के निशान ढक जाएंगे, इसलिए उन्हें अभी निकल जाना चाहिए। लेकिन रॉय जिद करने लगा कि यह मुमकिन नहीं है और खाना कम होने की वजह से हम मारे जाएंगे। इस पर जॉन स्मिथ के वहां जाने के बाद रॉय नाम के कैदी ने जॉन को बताया कि वह एक अमेरिकन है, सिर्फ इसी वजह से उसे पकड़ लिया गया है और जेल में डाल दिया गया है। जॉन ने बताया कि मुझे भी झूठे आरोप में यहाँ फंसाया गया है भाई, जिस पर रॉय हंसते हुए बोला कि मैंने तो बस गलत मूवी में एक्टिंग कर ली, यह गुनाह है मेरा। फिर अंदर हम वाका नाम के एक कैदी को देखते हैं जो जुआ खेल रहा था। रॉय ने जॉन को उसके बारे में बताया कि यह एक खतरनाक बदमाश है, गार्ड्स वाका को कुछ भी करने से नहीं रोक सकते, इसलिए सब लोग उससे डरते हैं। कुछ दूसरे कैदियों को गुलाम मजदूरों के तौर पर पकड़ा गया था। जब जॉन बात करने लगा कि भाई यहाँ से भागना हो तो क्या करें, लेकिन रॉय ने कहा कि नामुमकिन है भाई। उसने चेतावनी दी कि जिंदा नहीं बच पाएगा भाई। उस वक्त वाका ने एक कैदी से उसकी स्वेटर मांगी। जब उस आदमी ने मना किया तो वाका ने चाकू निकालकर उसे घोंप दिया। फिर एक दूसरे कैदी ने उसका स्वेटर उतार कर वाका को दे दिया, जिसे देखकर उसने जुए में हारे हुए पैसे एक तरह से चुकते कर दिए। दिन बीतते गए और जॉन ने धीरे धीरे कैंप के तौर तरीकों में खुद को ढाल लिया। कैदियों को बर्फ में कोयला निकालने और लकड़ियां काटने का काम करना पड़ता था, लेकिन उन्हें खाना बहुत कम दिया जाता है और उनके सोने की जगह बिल्कुल भी गर्म नहीं थी। उन्हें नए कपड़े और जूते तक भी नहीं मिलते थे। एक रात जॉन को अपने कपड़ों में कुछ जुएं मिली और रॉय कहने ढूंढ ही लेगी। सात कैदी जंगल में जितना हो सके उतना तेज भाग रहे थे। थोड़ी ही देर में वह इतना थक गए कि आगे बढ़ना अब बहुत ही मुश्किल था। तब जॉन ने हाँफते हुए उन्हें याद दिलाया कि कुत्ते बहुत तेज भागते हैं, हमें चलते रहना होगा। उन्होंने फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बर्फ उनकी आंखों को अंधा करने लग गई थी, इसलिए अब वह छुपने की जगह ढूंढने लगे। जॉन ने रुकने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि यह आंधी ही गार्ड्स को भी तो रोक रही होगी जब हमें रोक सकती है। फिर उसने वाका का चाकू लिया और पेड़ों की छाल काटकर अपने लिए मास्क बना लिया, जिसे वह अपने चेहरे को बर्फ से बचा सकेंगे। अब वह बिना किसी दिक्कत के चल सकते थे। कुछ समय बाद जब आंधी रुकी तो वह लोग आराम। इसके बाद रॉय ने सिगरेट्स के बदले में कुछ खाना लेना शुरू किया, जिसे उसने लकड़ी के ढीले फर्श के नीचे छुपा दिया। जॉन ने दबाए हुए कपड़ों को चेक किया और देखा कि सारे जुएं एक जगह जमा हो गई थी। कुछ समय बाद सिपाही कैदियों को काम पर ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तेज बर्फबारी आंधी की वजह से उनका चलना लगभग नामुमकिन हो गया था और कुछ आदमी तो गिरने भी लग गए थे। सिपाहियों ने कैदियों को थोड़ी देर के लिए लेटने दिया, यह कहते हुए कि अगर तुम मर भी गए तो हमें कोई परवाह नहीं है। जब स्मिथ ने शिकायत की तो उसके सिर पर बंदूक तान दी गई, लेकिन वह गार्ड को नजरअंदाज करके जंगल की तरफ जाने लगा। फिर सिपाही सभी कैदियों को जंगल के अंदर ले गए। कैदियों यह सब देखकर वाका बहुत खुश हुआ। उसने जॉन से कहा कि कुछ भी हो भाई, मैं तेरा साथ दूंगा। यह लोग मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो सुनना मत। फिर अगली बार जब वह आराम करने बैठे तो जॉन समझ गया कि उन्हें पास वाली झील तक पहुंचने के लिए अभी 3 या 4 हफ्ते लगेंगे, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही हफ्ते का खाना बचा है, इसलिए उन्हें शिकार करना होगा या मछलियां पकड़नी होगी। वाका खेतों के साथ में बसे हुए गाँव को लूटना चाहता था, लेकिन बाकी सबने इसे मना कर दिया। इसी दौरान काजिक लकड़ी ढूंढने चला गया, लेकिन फिर रात हो गई और इसलिए उसे दिखाई देना बंद हो गया, जिसकी वजह से वह बेचारा जंगल में खो गया। वह वापसी का रास्ता ढूंढते हुए भटकने लगा, लेकिन ठंड की वजह से उसे भ्रम होने लगे। तभी उसे अपना पुराना टीचर पास खड़ा दिखाई दिया
और दूर एक शहर नजर आया। उसने सोचा कि आखिरकार वह लोगों तक पहुंच ही गए, लेकिन जब दूसरे लोग उसे ढूंढने के लिए निकले तो यह देखकर टूट गए कि काज एक कैंप से सिर्फ कुछ मीटर दूर ही जमकर मर चुका था। उन्होंने फिर उसे दफनाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हालांकि वाका का यह कहना था कि खाने के लिए एक मुंह तो चलो ठीक है, कम हो गया, ठीक है, अपना ज़्यादा खाना ज़्यादा दिन चलेगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ हफ्ते बाद सभी आदमी खाने के लिए बेहाल हो चुके थे, इतने कि वह ज़मीन से कीड़े और घोंसलों से अंडे पकड़ने लगे। उनका शरीर इतना थक चुका था कि वह आगे बढ़ पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। इसलिए उन्होंने एक गुफा में ही पनाह ली, जहाँ टोमास ने होश में रहने के लिए दीवारों पर पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। एक रात वाका ने जॉन से पूछा कि इनमें से कौन सा सबसे पहले मरेगा। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि अब वह अपने ही साथियों को खाने के लिए तैयार था। अचानक से उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने देखा कि कुछ भेड़िए एक मरे हुए जानवर को खा रहे हैं। आदमी दौड़ते और चिल्लाते हुए लकड़ियां हिलाने लग गए कि वह भेड़िए डरकर भाग नहीं गए वहां से। फिर जॉन ने देखा कि उसके सभी दोस्त इतने भूखे थे कि जानवरों की तरह उस मरे हुए जीव को खाने लगे। इससे तंग आकर जॉन ने अकेले ही झील ढूंढने का फैसला किया और वह झील ढूंढने चला गया। लेकिन कुछ दिन बाद वह कैंप वापस आया और उसने बताया कि उसे झील मिल गई है। थोड़ा आराम करने के बाद जॉन सभी के साथ झील की तरफ निकल पड़ा और 3 दिन चलने के बाद सब लोग वहां पर पहुंच गए। वहां थोड़ा ताज़ा होने के बाद वह बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे। जंगल पार करते हुए उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। फिर उन्होंने बड़ी चालाकी से उस इंसान को घेर लिया और वाका ने तो लगभग उस पर हमला ही कर दिया था, लेकिन जॉन ने उसे ऐन मौके पर रोक लिया। वो रहस्यमयी इंसान एरिना नाम की एक पोलिश लड़की थी जो और खाने और सुरक्षा के चक्कर में उनका पीछा कर रही थी। जॉन उसे साथ ले जाना चाहता था, लेकिन बाकियों ने मना कर दिया क्योंकि उनके पास इतना खाना नहीं था और वह लड़की है, उसकी चलने की रफ्तार भी धीमी है। कुछ देर बाद उन्हें कीचड़ में फंसा हुआ एक जानवर मिला जो उनका रात का खाना बना, लेकिन आंद्रेस पीछे कुछ देखकर झुंड से अलग हो गया और फिर शाम को वह आयरीना के साथ वापस आया। अगली सुबह उन्होंने कुछ चीजें मिलाकर एक साबुन बनाया और आखिरकार अपने कपड़ों को धोया। उन्होंने अच्छी तरह शेव भी की, अपनी दाढ़ी बनाने लगा। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि झील का एक हिस्सा बर्फ से जमा हुआ है। बर्फ पतली और कमजोर लग रही है, लेकिन आयरीना फिर भी दौड़कर दूसरी तरफ पहुंची। यह देखकर बाकी सब भी उसके पीछे चले। वह तो कई बार फिसले भी, लेकिन खुशमती से सभी दूसरे पर पहुंच गए। अब जंगल से गुजरते हुए स्मिथ ने आयरीना से उसके अतीत के बारे में पूछा और वह बताने लगे कि रशियन सिपाहियों ने उसके माँ बाप को मार दिया। लेकिन स्मिथ को उसकी इमोशनल कहानी में कुछ बातें अजीब लगी। कहीं ना कहीं वह समझ गया था कि लड़की सच नहीं बोल रही है, क्योंकि उसके एक्सेंट से पता चल रहा था कि वह जर्मन इलाके से है। फिलहाल के लिए उसने बात को जाने दिया, लेकिन एरिना से कहा कि वादा करो कि तुम दोबारा कभी झूठ नहीं बोलोगी। कुछ समय बाद उन्हें दूर एक कस्बा दिखाई दिया और उन्होंने खाना खाने के लिए चुपके से वहां घूमने का प्लान बनाया, लेकिन इसमें पहचाने जाने तक बहुत बड़ा जोखिम था। अगर किसी भी तरीके से जेल तक यह बात फैल गई कि वह इस तरफ आए हैं और उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया तो वह लोग जोखिम इतना नहीं उठा सकते। इसलिए फैसला हुआ कि जंगल के रास्ते से घूम कर निकलेंगे। शाम को उन सब ने देखा कि वाका वहां से गायब है और सब सोचने लगे कि उसने हमें धोखा तो नहीं दे दिया। उसी पल वाका वापस आ गया और समित गुस्से में उस पर झपट पड़ा और उसे गालियां देने लगा। तभी वाका ने अपना बैग खोलकर मरे हुए जानवर दिखाए और कहा कि यार, एक मरे हुए कुत्ते को भी मारना पड़ा, जीने का यह घिनौना रास्ता बचा है हमारे पास। वो एक चुराई हुई शराब की बोतल भी लाया था और कहने लगा कि आज मेरा बर्थडे है, चलो मनाते हैं। रात को खाना खाना के दौरान वाका ने एक फोक सॉन्ग गाना शुरू किया और आयरीना भी उसके साथ गाने लगी, जिससे वाका को एहसास हुआ कि वह भी उसकी तरह सड़कों पर रही है। अब सबको पता चल गया कि आयरीना ने झूठ बोला है, इसलिए आयरीना ने आखिरकार अपनी कहानी सुनाई। उसने उसके माँ बाप दोनों जासूस थे। कुछ साल पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बच्चों को अनाथ आश्रम भेज दिया गया। उस अनाथ आश्रम में जब मेरा भाई मर गया तो मैंने वहां से भागने का फैसला किया। अगले दिन उन्होंने सफ़र जारी रखा, लेकिन रास्ते में एक जगह ऐसी आई कि वहां बहुत ज़्यादा मच्छर थे, जिस वजह से उनके सबके चेहरे सूजकर बिगड़ गए। अब उन्होंने कुछ लोकल लोगों को गुजरते देखा तो नोटिस किया कि मच्छर उनके ऊपर हमला नहीं कर रहे। पकड़े जाने के डर से उन्हें वहीं छुपे रहना पड़ा, लेकिन जोरोन बाहर निकलकर एक आदमी से इस बात का राज पूछने चला गया, जिसके बाद वह आदमी ने उसे एक हार पहना दिया जो मच्छरों को दूर रखता है। जिसके बाद सब शांति से अपना सफ़र जारी रख पाए। दिन बीतते गए और आयरीना ने एक एक करके
सबसे बात की। उनकी रीना ने एक एक करके सबसे बात की, उनकी कहानियां जानी। आंद्रेस एक वक्त पर पृष्ठ हुआ करता था, टोमास एक पेस्ट्री शेफ जो एक एक्टर बनना चाहता था, जोरोन एक अकाउंटेंट था जिसने एक बार नासमझी में किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग की फ़ोटो खींच ली, जिसके बाद उसे जासूसी के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। और स्मिथ एक इंजीनियर जो काम ढूंढने के लिए रसिया आया था। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके बेटे को गोली मार दी गई। अगली बार वह आराम के लिए रुके तो आयरीना ने स्मिथ के पैरों के घाव अपने स्कर्ट के कपड़े से साफ कर दिए गए। जल्द ही वह कुछ रेल की पटरियों तक पहुंच गए थे और जॉन ने हिसाब लगाया कि बॉर्डर तक पहुंचने में लगभग 4 दिन लगेंगे। बस इस इलाके में कई किसान और गार्ड हैं, इसलिए उन्हें इस जगह को रात होने से पहले पार करना होगा। जब वह इंतजार कर रहे थे तो वाका अपनी ताबीज को घूरता रहा। तभी जोरन ने तुरंत किसी बात का मजाक उड़ाया और वाका ने तुरंत उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद बाकी लोगों को बीच बचाव करना पड़ा। कुछ घंटे बाद सब लोग खुश हो गए जब वह आखिरकार बॉर्डर पार करके मंगोलिया में घुस गई। लेकिन वाका ने कहा कि मैं रशिया में ही रहूंगा। उसने और जॉन ने अलग होने से पहले एक आखिरी बार हाथ हिलाया। अब बाकी सब रेगिस्तान से गुजरते हुए शहर की तरफ जा रहे थे। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन थोड़ी देर बाद माहौल फिर से खराब हो गया जब उन्होंने देखा एक बोर्ड जिस पर लिखा हुआ था कि मंगोलिया अब रशियन लोगों के कंट्रोल में है। अब बेचारों ने शहर जाने के बजाय रेगिस्तान में ही रुकने का फैसला किया। फिर उन्होंने एक बुद्धिस्ट मंदिर ढूंढा, यह सोचकर कि मक्स किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, और वह तुरंत अंदर चले गए। लेकिन वह जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। जमीन में दफन की हुई खोपड़ियां मिलने के बाद आंद्रियस ने बताया कि रशिया में भी यही हुआ था। पादरियों को गोली मार दी गई या गिरफ्तार कर लिया गया और धर्म पर इस तरह से बैन लगा दिया गया था। आंद्रियस के चर्च को भी इसी तरह से तोड़ दिया गया था, और जब उसने चर्च को देखा तो गुस्से में आकर उसने एक जवान गार्ड को मार दिया था। सभी चर्चा करने लगे कि क्या किया जाए और इस फैसले पर पहुंचे कि इंडिया में ही आखिरकार बचा जा सकता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए चाइना को पार करना होगा। अगले कुछ हफ्तों तक वह तपते धूप के नीचे रेगिस्तान में चलते रहे। एक दिन अचानक उन्हें घुड़सवारों ने घेर लिया तो उन्होंने अपने आप को तिब्बत जा रहे अमेरिकन बताया। किस्मत अच्छी रही और घुड़सवारों ने उस पर विश्वास कर लिया और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। फिर कुछ देर बाद एक जवान घुड़सवार वापस आया जिसने दूसरों ने उन्हें पानी देने के लिए भेजा था। दिन बीतते रहे और वह लोग धूप से बचने के लिए टहनियों और कपड़ों के टुकड़ों से अपने सर और पैर ढककर चलते रहे। उन्होंने पानी को बहुत संभाल कर इस्तेमाल किया, लेकिन वह फिर भी खत्म हो गया। तभी स्मिथ को कुछ दूर पेड़ दिखाई दिए, लेकिन जॉन ने उसे समझाया कि तुझे वहम हो रहा है, और उसने सबको दक्षिण की तरफ बढ़ते रहने को कहा। जब स्मिथ बहुत घबरा गया तो बाकी लोगों ने उसे शांत करते हुए उसका साथ देने का फैसला किया। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने अपने ऊपर एक पक्षी को उड़ते हुए देखा, जिससे यह साबित हो गया कि स्मिथ को वहम नहीं हुआ था। सभी खुश होकर जितना तेज हो सके उतना तेज दौड़ने लगे और आखिरकार उन्हें कुआं मिल गया। उन्होंने बहुत सारा वहां पर पानी पिया, रात के लिए भी वहीं अपना कैंप लगाया। सुबह वह जितनी बोतलें और बर्तन भर सकते थे उन्होंने भर लिया और दक्षिण की तरफ चल पड़े। कुछ दिन बाद जब उनका सामना एक रेत के तूफान से हुआ तो सभी घबरा गए और नजदीकी खड्डे की तरफ भागने लगे। उन्होंने अपने आप को छुपा कर रखा जब तक कि तूफान गुजर ना जाए। खुशकिस्मती से सभी बच गए, लेकिन उनका सारा पानी खो गया। आने वाले दिनों में आयरिन और तमास बहुत बीमार हो गए, इसलिए स्मिथ कुएं तक वापस जाने की बात करने लगा। लेकिन जॉन ने कहा कि पता कैसे लगाए कि कुआं कहाँ है। उनका सफ़र जारी रहा और वह लोग प्यास कम करने के लिए पत्थरों को चूसने लगे। अचानक आयरिन गिर पड़ी और बाकियों ने देखा कि उसके पैर सूजे हुए हैं। उसने कहा कि वह उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन बाकी लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। सभी ने चलना जारी रखा और जल्द ही आयरिन दोबारा मिल गई, लेकिन उसने तब तक भी आराम करने से मना कर दिया। इसके बाद आंद्रेस उसे उठाकर चलने लगा। कुछ घंटों बाद आयरिन ने आंद्रेस से कहा कि उसे नीचे रख दे। उसने सबको एक आखिरी बार देखा और वह बेचारी मर गई। उन सब ने उसे रेत में दफनाया और उसके लिए प्रार्थना करने लगे। सभी ने एक बार फिर से सफ़र जारी रखा। हर गुजरते दिन के साथ उनके पैरों के घाव और ख़राब होते हुए चले गए। तो मास उन सबका हौसला बनाए रखने के लिए सबके चित्र बनाने लगा और उसने मुस्कुराती हुई आयरिन की एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई। लेकिन यह उसकी बनाई हुई आखिरी पेंटिंग थी, क्योंकि इसके बाद वह भी मर गया। उसे भी वह दफन करके ग्रुप आगे बढ़ गया और कुछ दिन बाद जॉन ने
दूर पहाड़ियां देखकर कहा कि पानी की खोज करने हमें वहां चलना चाहिए। मगर स्मिथ इतना थक चुका था कि वह बेचारा हिल भी नहीं पा रहा था। उसने कहा कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। जॉन ने जोरोन और आंद्रेस को आगे भेजा, जबकि खुद वह स्मिथ के पास ही रुका जो कि गिर चुका था। शाम तक जॉन स्मिथ को घसीट कर दोस्तों के कैंप तक ले आया, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें अभी तक पानी नहीं मिला था। अगली सुबह जोरन जाग गया और जब उसने महसूस किया कि एक सांप उसकी टांगों के बीच से गुजर रहा है, उसने सांप का पीछा किया और एक छोटा सा पानी का गड्ढा ढूंढ लिया। आदमियों ने झुककर पानी पिया और कुछ पानी स्मिथ के मुंह में भी डाल दिया, क्योंकि वह हिल भी नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने सांप को मारकर दोपहर के खाने में पका लिया। तभी खाना खाते वक्त आंद्रेस का एक दांत गिर गया। उस रात स्मिथ ने जॉन से कहा कि मुझे छोड़कर चले जाओ, लेकिन जॉन ने कहा कि जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें छोड़कर हम नहीं जाएंगे। बातों बातों में जॉन ने कहा कि मैं किसी हाल में एक बार दोबारा अपनी पत्नी को देखना चाहता हूँ। बेचारी को फौजियों ने बहुत टॉर्चर किया था। उसकी यह कहानी सीधा स्मिथ के दिल पर जाकर लगी। अगले दिन वह आगे बढ़ने के लिए उठ खड़ा हुआ और उन्होंने जल्द ही एक नदी मिल गई। इससे उन्हें इतनी ताकत मिल गई कि वह लोग पहाड़ियों की तरफ बढ़ सके और आखिरकार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को पार करने के लिए वह हिमालय की पहाड़ियों तक पहुंच गई। इन बर्फीली पहाड़ियों में उन्हें एक छोटा सा निशान मिला जो तिब्बत को दर्शाता था। उन बर्फीली पहाड़ियों में उन्हें एक मंक मिला जिसे उन्हें बताया कि इंडिया पास में ही है, और साथ ही वह उन्हें अपने साथ की पास की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में ले गया। उन्हें आखिरकार इतने लंबे समय के बाद असली खाना मिला। वहां पर मंक्स के लीडर ने कहा कि इंडिया जाना चाहते हो तो थोड़ा वेट करो, ठंड को जाने दो, बर्फीले तूफान से बच नहीं पाओगे। सोने से पहले जॉन ने कहा कि हमें निकलना चाहिए, इंडिया में ही हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन बाकी लोग मंक्स की बात से सहमत थे, वह यहीं रुकना चाहते थे। फिर वह अपने भविष्य के बारे में बात करने लगे। आंद्रेस जर्मनी और रशिया के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना चाहता था। जोरोन चाहता था कि मैं टॉमस की बनाई हुई तस्वीरें न्यूज़पेपर में छपवाऊं। मैं दुनिया को हमारी कहानी के बारे में बताना चाहता हूं। वही बेचारा जॉन पोलैंड वापस तो जा नहीं सकता था, इसलिए वह तो बस चलते रहना चाहता था। वहीं स्मिथ अपने घर अमेरिका वापस जाना चाहता था। उसने कहा कि मैं चाइना की तरफ जाऊंगा। मंक्स ने वादा किया कि हमारा एक कॉन्टैक्ट है, हम तुम्हें अमेरिका भेज सकते हैं। अगली सुबह जॉन ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। जब जोरोन और आंद्रेस ने उसे देखा तो वह स्मिथ को आखिरी अलविदा कहकर अपने दोस्त के पीछे निकल पड़े। कुछ समय बाद तीनों आखिरकार इंडिया पहुंच गए थे। भारत के लोगों ने उनको बहुत प्यार और स्वागत दिया। अगले 50 सालों तक जॉन का ऐसा एक ठिकाना नहीं रहा, लेकिन फिर आखिरकार पोलैंड आज़ाद हुआ। जॉन ने अपना पुराना घर ढूंढा और छिपी हुई चाबी से दरवाज़ा खोला। अंदर जाते ही वो खुशी से भर गया, क्योंकि उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी। तो कैसे लगी दोस्तों यह खूबसूरत कहानी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के लिए। तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।